ग्रेड 10 सोशल साइंस हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया था. When we started this chapter, we started with the introductory part. उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि what was plebiscite, what was absolutism, what was utopian vision, what was the modern state, what was the nation state, who was Frederick Soleil, okay, what was the aim of painting the dream of worldwide democratic and social republic. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ी. देन वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, या हम लोग बोलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, जिसमें हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसका इफेक्ट पढ़ा. हम लोगों ने उसका इम्पैक्ट पढ़ा हम लोगों ने यूरोप पर. हम लोगों ने देखा ही कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आइडिया जो थे पूरे यूरोप में फैलाना शुरू किए. हम लोगों ने देखा नेपोलियनिक कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804. उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि वाई नेपोलियन वॉज कॉल्ड एज, या वाई नेपोलियन ट्रूप्स ना, जो हम बोलते हैं आपकी फ्रेंच आर्मीज, why they were called as harbingers of liberty. ठीक है. तीसरा पार्ट, इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से फ्रांस में और या हम कहें यूरोप में, किस प्रकार से यूरोप में देयर वर नो नेशन स्टेट्स, है ना. एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था कि शो देयर वर नो नेशन स्टेट्स इन 18th सेंचुरी यूरोप. तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि किस प्रकार से जो है आज जो एग्जिस्ट करती कंट्रीज, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये उस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना. दे वर डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल किंगडम्स. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी. अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है. और आज का हमारा नेक्स्ट हेडिंग हम लोग इसमें लेते हैं. अगली हेडिंग आपकी बुक में दी हुई है न्यू कंजर्वेटिविज्म. न्यू कंजर्वेटिज्म, ठीक है. न्यू कंजर्वेटिज्म नाम से ही समझ में आ रहा है कंजर्वेटिव पीपल का था, है ना. कंजर्वेटिव पीपल कौन थे? अमीर लोग जो होते थे, राजा महाराजाओं का जो रूल चाहते थे, वो लोग कंजर्वेटिव होते थे, ठीक है. इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका आएगा, बताता हूँ थोड़ी देर से क्या क्वेश्चन आएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा. इसके पहले आप समझिए कि क्या हुआ 1815 में, है ना. इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप. 1815 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई, जिस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू ना. बैटल ऑफ वाटरलू, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही. बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें आपने नेपोलियन मतलब फ्रांस ने लड़ाई लड़ी थी साहब. और फ्रांस से लड़ाई लड़ने वाली कंट्रीज थी हमारी इंग्लैंड, रशिया, और ऑस्ट्रिया. इन चार देशों ने मिलकर के बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन को हराया. यू कैन इमेजिन दिस 4 बिग पावर्स, हाउ पावरफुल नेपोलियन बोनापार्ट वाज. तो नेपोलियन को हराने वाली ये चार पावर जब 1815 नेपोलियन को हरा दिया गया सब, उसके बाद में ये पूरी जो लड़ाई हुई थी, पहले बता दूं, पूरी लड़ाई जो थी इन चारों की तरफ से लीड कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया. और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उनका नाम था ड्यूक मेटरनिच. याद रखना, ड्यूक मेटरनिच बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. हमारे पूरे यूरोपियन रिवॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत रही है. पढ़ते हैं. जब 1850 में वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया गया फ्रांस में, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के एक जॉइंट वेंचर में. तो उसके बाद में ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, इन्होंने एक ट्रीटी बनाई जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वियना. ट्रीटी ऑफ वियना 1850 में बनाई गई साहब, है ना. और किसके बीच में? फ्रांस एंड ऑल दिस कंट्रीज. किसके बीच में? फ्रांस एंड ऑल दिस कंट्रीज, है ना. तो डेलीगेट्स थे इन कंट्रीज के. और इस मीटिंग को, इस ट्रीटी को हेड किया था, है ना, ड्यूक मेटरनिच ने. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों ट्रीटी बनाई गई? तो देखो कि सबसे पहले इन लोगों ने सोचा कि यार फ्रांस तो बड़ा ही जा रहा था, अपनी एक्सपांशन किया जा रहा था, तो फर्दर फ्यूचर में फ्रांस ऐसा एक्सपांड ना करे, इसलिए बनाई गई. सबसे पहले क्या गया? बर्बन डायनेस्टी, याद है? बहुत बढ़िया, लुइस 16 वाली. बर्बन डायनेस्टी वाज restored to
पावर इन फ्रांस। क्या किया उन्होंने कि फ्रांस में जो डिक्टेटरशिप थी या जो भी चल रहा था वो आपका रिपब्लिक गवर्नमेंट, सबको हटा करके सीधा सीधा उन्होंने क्या कर दिया है ना, आपके बर्बन डायनेस्टी को फिर से लिया है, मतलब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर से लिया है। ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, बर्बन डायनेस्टी आ गई 1815 में। दूसरा काम क्या किया गया, फ्रांस की बाउंड्री पर, बॉर्डर्स पर छोटी छोटी स्टेट सेटअप कर दी गई। स्मॉल स्टेट्स वर set up at the boundary of फ्रांस, है ना, मतलब फ्रांस के ऐसे ऐसे लगा दी गई छोटी छोटी स्टेट्स। किस कारण से कि अगर फ्रांस ने कहीं भी अपना एक्सपांशन शुरू किया, किसी भी छोटी स्टेट पे अटैक किया, तो वो छोटी स्टेट ना इट विल बी बैक्ड बाय अ बिग कंट्री, इन चारों पांचों में से कोई सी, और वो बड़ी कंट्री फिर फ्रांस को वहीं के वहीं रोक देगी, है ना। तो फ्रांस का एक्सपांशन रोकने के लिए छोटी छोटी स्टेट जो थी फ्रांस के चारों तरफ बिठाना शुरू करी। कैसे करी उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। नॉर्थ में नीदरलैंड्स, नॉर्थ में कौन सी स्टेट आई था, नीदरलैंड्स। ठीक है, कुछ एग्जिस्ट करती थी, कुछ बनाई, मतलब बनाई थी स्टेट बहुत सारी। तो नॉर्थ में आई साहब नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स के अंदर ही इंक्लूडेड होगा आपका बेल्जियम। नीदरलैंड में इंक्लूडेड है कौन सा, बेल्जियम। साउथ में देखते हैं, साउथ में पीडमोंट स्टेट जो हुआ करती थी, पीडमोंट स्टेट को दे दिया गया जिनेवा, कि जिनेवा आप रख लो साहब, है ना, समस्या नहीं आना चाहिए। जिनेवा वाज गिवन टू पीडमोंट स्टेट। ठीक है, रशिया देखें हम लोग, रशिया को दे दिया गया आपका एक तो पार्ट्स ऑफ सैक्सनी, है ना, और प्लस कुछ अदर स्टेट्स दे दी गई इसको, रशिया को। ठीक है, रशिया जो था, है ना, रशिया ने ले लिया साहब आपको पार्ट्स ऑफ पोलैंड, जबकि आप देख सकते हो रशिया बहुत दूर ऊपर कहीं बैठा हुआ है, पर इट टुक पार्ट्स ऑफ पोलैंड। एक लास्ट है इसमें ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ने क्या कर लिया, इसमें तो पूरा क्लियर दिया हुआ है, नॉर्दर्न इटली, नॉर्थ साइड का इटली खा गया है पूरा, है ना। इटली जब एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इस तरह से देखा जाए कि नीदरलैंड्स नॉर्थ में आ गए, बेल्जियम इंक्लूड हो गया उसके अंदर, पिडमोंट स्टेट जो साउथ में थी उसमें जिनोवा डाल दिया गया, रशिया को सैक्सनी दे दिया, कुछ अदर स्टेट्स दे दी गई, रशिया को पोलैंड के कुछ हिस्से दे दिए गए, है ना। ऑस्ट्रिया जो था उसमें इटली के कुछ हिस्से जोड़ दिए गए। और इस तरह देखा जाए तो आपका जो ये फ्रांस है, इधर से पैक कर दिया इन्होंने, और इस तरफ से पूरा ऐसा करके ऐसा पैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ है कि फ्रांस अपना कभी भी एक्सपांशन आगे ना कर पाए, इस चीज को एंश्योर कर लिया था न्यू कंजर्वेटिज्म के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरह से देखा जाए, और किसने किया था ये, ड्यूक मेटरनिच ने, है ना, किसके तहत किया था ये, ट्रीटी ऑफ वियना के तहत। क्लियर है ना। तो अंडर ट्रीटी ऑफ वियना इन 1859 बर्मन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस, है ना। स्मॉल स्टेट्स ऑफ फ्रांस वर, स्मॉल स्टेट्स अराउंड फ्रांस टेरिटोरियल बॉर्डर वाज सेट अप, है ना। और कौन कौन सी सेटअप हुई थी ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अगली हेडिंग हमारे सामने आ रही है ना, द रिवॉल्यूशनरी। लगता है किसी फिल्म का नाम है, द रिवॉल्यूशनरीज। तो रिवॉल्यूशनरीज की हम बात करेंगे, तो हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जीसीपी मजीनी। जीसीपी मजीनी जिनका जन्म जिनेवा में हुआ 1807 में, 24 साल की उम्र में 1831 में, है ना, इनको एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल भेज दिया गया मतलब देश निकाला कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ना, फॉर रिवॉल्ट
इन लाइगुरिया, कि लाइगुरिया में इन्होंने कोई रिवॉल्ट करी जिसकी वजह से इनको 1831 में साहब बोल दिया गया, देश निकाला। ठीक है, ये भाई साहब ने दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। एक बनी थी इन्होंने यंग इटली, जो आपकी मार्सली से बनाई थी। दूसरी बनी थी इन्होंने यंग यूरोप, जो इन्होंने बनाई थी आपकी बर्न। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू ड्रीम फॉर एन इंडिपेंडेंट इटली। इन्होंने कहा था कि दोज पीपल हु आर बॉन्डेड विद द कल्चर एंड लैंग्वेज, दे शुड लिव टुगेदर। एंड इटली जो है, इटली शुरू से ही एक नेशन के लिए बना है। इटली हैड टू बी यूनाइटेड एंड इटली हैड टू बिकम अ नेशन। इटली इज नॉट अ स्मॉल स्टेट, इटली को नेशन बनना ही बनना है। तो ये बात जो थी किसी भी मजीद ने कही थी, है ना, 1831 में बाहर निकाल दिए गए देश से, है ना, और उसके बाद उन्होंने अपने लंबे समय तक अपना संघर्ष जारी किया, स्ट्रगल चालू रहा। इनके लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर डिक मेटरनिच ने एक बात भी कही है कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। किसने कही ये बात? ड्यूक मेटरनिच ने। तो ड्यूक मेटरनिच ने कहा था कि किसी भी मजीनी जो है हमारे सोशल ऑर्डर, हमारा सोशल ऑर्डर मतलब कौन सा? इन लोगों का, मेटरनिच का। मेटरनिच कौन थे? आपके ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने वाले, है ना, कंजर्वेटिव। क्या कहा था? कंजर्वेटिव लोगों के लिए किसी भी मजीनी जो है सबसे खतरनाक दुश्मन है, इसको खत्म करना अति आवश्यक है। एंड इट वाज स्पोकन बाय ड्यूक मेटरनिच। तो ये पूरे आप उसके किसी भी मजीनी के बारे में याद रखेंगे। ये 3 नंबर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किसी भी मजीनी। क्लियर है? पक्का? हम लोग आज पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। एग्जैक्टली जिस चीज का हम लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे हम लोग। द ईयर्स 1830 से लेकर के 1848 के बीच का जो टाइमिंग रहा है, ये पूरे के पूरे रिवॉल्यूशंस का टाइम रहा है, पूरा रिवॉल्यूशनरी पीरियड रहा है। यूरोप में तरह तरह की रिवॉल्यूशंस देखने को मिली है। शुरू करते हैं हम लोग, क्या हुआ, कैसे हुआ। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेके 1848 के बीच के पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनको आज हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन देखते हैं, वो उस टाइम पे नेशन नहीं थी। हम लोग देख रहे हैं कि 1830 से 1848 के बीच में ही आपके जर्मनी जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट का पीरियड आया है। जो जर्मनी जो थी उसके लिए, उसको यूनिफाई करने के लिए, उसको एक कंट्री बनाने की, नेशन बनाने के लिए जो रिवोल्ट स्टार्ट हुई इन्हीं ईयर्स के बीच में हुई। आप ग्रीक, ग्रीस जो एक कंट्री है, ग्रीक लोग जहां रहते हैं, तो ग्रीस कंट्री भी जो थी वो भी एग्जिस्टेंस में इन्हीं ईयर्स में आई है ना। बेल्जियम, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट बेल्जियम इन द चैप्टर पावर शेयरिंग, है ना। तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम भी जो था आपका नीदरलैंड्स के साथ में हुआ करता था, वो भी इन्हीं ईयर्स के बीच में ही जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हुआ। तो हम लोग के लिए ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आज पढ़ा रहा हूँ बहुत कुछ मतलब इसके ऊपर हमारी आने वाली स्टडीज जो है, जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा टिकी हुई है। तो हम लोग बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ने वाले हैं। फ्रांस, ईयर 1830। हम लोग एक चीज जाने कि फ्रांस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑस्ट्रिया के चांसलर ने बहुत पहले दिया था, है ना, कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold. Statement given by Duke Metternich. Who was he? Austrian chancellor. तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने कहा था साहब, ड्यूक मेटरनिच ने कहा था कि अगर फ्रांस को छींक आ जाए तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाएगी, है ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी।
इस बात का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि एनीथिंग दैट हैपेंस इन फ्रांस कैन लीड टू बिग चेंजेस इन यूरोप। जी, है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है आपका 3 मार्क का कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा आपको और फिर लिखा हुआ रहेगा कि एक्सप्लेन, है ना, या फिर हु सेड दिस एंड व्हाट डिड ही मीन। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था साहब 1830 में। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1850 में फ्रांस में आप लोगों ने कंजर्वेटिव पीपल ने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया था, है ना। मोनार्की लेकर के आए थे और उसके लिए जो लेकर के आए थे किसके साथ में, वो बर्बन डायनेस्टी के साथ में, है ना। तो दिस यू ऑलरेडी नो, है ना। हम लोग कंजर्वेटिविज्म में पढ़ चुके हैं कि 1815 में फ्रांस में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप एंड इट वाज सेट अप विद द बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, तो 1830 में हमारे साथ क्या हुआ साहब, है ना। हम यहाँ पे बुलेट्स लगा दें, समझ में आने लगेगा। 1830 में क्या हुआ कि दिस, है ना, दिस बर्बन डायनेस्टी was overthrown by liberal नेशनलिस्ट। क्या हुआ साहब कि लिबरल नेशनलिस्ट जो थे फ्रांस के, उन लोगों ने अल्टीमेटली बर्बन डायनेस्टी को हटाया, ओवरथ्रो किया और ओवरथ्रो करके जो है उन लोगों ने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर के आए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर के आए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर के आए और हेड बनाया गया साहब इसमें लुइस फिलिप को, लुइस फिलिप को। ठीक है, तो 1830 में जो 1815 में जो बर्बन डायनेस्टी कंजर्वेटिव लोगों ने सेटअप की थी, उसे 1830 में पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया किन लोगों ने, लिबरल नेशनलिस्ट ने। किन लोगों ने, लिबरल नेशनलिस्ट ने। और क्या लेकर के आए, वो लेकर के आए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द हेड मिस्टर लुइस फिलिप। ठीक है, लुइस फिलिप साहब को उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना दिया और एक नया सिस्टम वहां पर वापस चालू हुआ। आपको ऐसा लग रहा होगा पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिवाइज हो रहा है ना। 1789 वाली सारी घटनाएं फिर से घट रही है, हो भी सकती है। ठीक है, तो 1830 में ये हुआ और इसकी वजह से ना, ये तो फ्रांस में हुआ है ना, इसकी वजह से। अच्छा, एक चीज और कॉमन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और इन इंसिडेंट्स में, है ना, कि ये सारी जो घटनाएं घटी ये जो 1830 में, ये भी जुलाई में ही हुई थी, जुलाई में ही हुई थी। तो इस इवेंट को जो है हम लोग जुलाई रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट जुलाई रेवोल्यूशन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन फ्रांस इज द रेस्ट ऑफ द यूरोप व्हिच इज कोल्ड, एक्सप्लेन। 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, राइट अबाउट जुलाई रेवोल्यूशन। कुछ भी आ जाए, बात सेम लिखनी है। क्या लिखनी है, सुनना। वंस ड्यूक मेटरनिच द ऑस्ट्रियन चांसलर स्पोक, व्हेन फ्रांस sneezes, the rest of Europe catches cold. He meant that even small happenings of France can lead to big revolutions in Europe. For example, it happened in the year 1830 in July. In July 1830, the July Revolution took place in France. The Bourbon dynasty, which was set up as the monarchical form of government in 1815, was overthrown by liberal nationalists in July 1830. With its head, now constitutional monarchy has replaced the monarchical with its head Louis Philippe. This led to other happenings in Europe, like freedom of Belgium from Netherlands. क्या बोला है, फ्रीडम ऑफ बेल्जियम फ्रॉम नीदरलैंड्स। कि बेल्जियम नाम का जो आप देश जानते हैं, ठीक है, ये कहां से आपका नीदरलैंड किंगडम्स जो थे आपके, है ना, नीदरलैंड किंगडम्स जो थे आपके, है ना, उनसे आजाद हुआ। द किंगडम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, उससे बेल्जियम को मुक्ति मिली। ठीक है,
या हम बात करें ग्रीस जो देश है ना, इट गॉट फ्रीडम फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, कि ग्रीस जो था उसको ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम मिला। ये दोनों ही घटनाएं जो है दे जस्ट हैपेंड आफ्टर द जुलाई रिवॉल्यूशन। तो दिस शोज दैट द फ्रांस हैड ग्रेट इंपैक्ट ऑन द एंटायर यूरोप। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही कि नहीं? तो क्या बात समझ में आ रही है? 3 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन फ्रांस लिसेंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप केचेस कोल्ड, एक्सप्लेन या राइट अबाउट या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुलाई रिवॉल्यूशन। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपका सेम बनेगा। याद रखना 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस मच क्लियर? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगली जो हमारी घटना है वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना। तो पहले समझते हैं, ग्रीक जो के वाला ग्रीक होता है ना, ये लोगों के लिए यूज होता है, और जो सी वाला ग्रीस होता है ना, वो होता है कंट्री का नाम। तो थोड़ा सा क्लियर होंगे हम लोग। तो ग्रीस जो एक देश है ना, ग्रीस एक देश है जो कि सिंस 15th सेंचुरी ना रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो थे वो लोग 15th सेंचुरी से ग्रीस पर रूल कर रहे थे। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो एक मुस्लिम एम्पायर है, आप समझते ही। ठीक है, एक मुस्लिम नेशन था ये, मुस्लिम एम्पायर था ये, मुस्लिम किंगडम है। ठीक है, तुर्किस्तान भी बोलते हैं इसको। तो ये लोग जो थे ये ग्रीस के ऊपर 15th सेंचुरी से रूल कर रहे थे। समझ में आने लगा? और 1821 से ग्रीस के लोग, मतलब ग्रीक्स है ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, है ना। ग्रीक्स डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं कि 1821 से ग्रीक्स जो थे वो अपना नेशन का इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे थे, उसके लिए फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे ना। ये सपोर्टेड बाय अपन बात करते हैं तो ये थे ग्रीक्स ऑन एग्जाइल, कि जो बाहर जो देश से निकाले गए ग्रीक्स थे या देश छोड़ के जब भाग गए होंगे ग्रीक्स, है ना, किसी भी स्ट्रगल में मूवमेंट में जब उनको परेशानी हुई होगी, कुछ भी किसी तरह का उनको लगा होगा कि उनको उस देश में नहीं बाहर रह करके उन्हें संघर्ष करना चाहिए, तो वो चले गए होंगे। वो सारे ग्रीक जो थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो वेस्ट के थे, वेस्टर्न कंट्रीज के थे, और जिनका कहीं ना कहीं ग्रीक कल्चर के साथ सेंटिमेंट्स बंधा हुआ था, है ना, विद द ग्रीक कल्चर। ठीक है, तो ग्रीक कल्चर से जो लोग जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उनका ग्रीक सेंटिमेंट्स थे, वो लोग भी जो थे इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, 1821 से ग्रीक वॉर जो थे स्टार्ट होती है, उसको जो है ग्रीक जो एग्जाइल पर है या वेस्टर्न कंट्रीज के वो लोग जिनके ग्रीक कल्चर से कुछ थोड़े से सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग जो थे इस फाइट को सपोर्ट कर रहे थे, है ना। जैसे एक एग्जांपल भी हमारे पास में मिस्टर लॉर्ड बायरन का, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे। मिस्टर लॉर्ड बायरन, है ना, हु वाज एन इंग्लिश पोएट। तो ये भाई साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, है ना, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, रेज्ड फंड एंड वेंट टू वॉर। ठीक है, लड़ने चले गए साहब, पैसा इकट्ठा किया और लड़ने चले गए। ठीक है, 1824 में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ ऑफ फीवर। और कैसे हुई है? बुखार से हुई, है ना।
डाइड ऑफ फीवर लिखते हैं, करेक्ट ग्रामर हो जाएगी बिल्कुल, डाइड ऑफ फीवर, कि बुखार से इनकी मृत्यु हो गई 1824 में। लेकिन ये भी एक पोएट थे, कविता लिखने के अलावा उन्होंने क्या किया, और कहाँ के साहब, इंग्लिश पोएट, इंग्लैंड के भाई साहब, दूसरे देश को आजाद कराने में जो है पैसा इकट्ठा किया है, लड़ने के लिए चले गए हैं, तो इट्स अ बिग थिंग, समझना आप बात को, बड़ी बात है ये। तो हम समझ रहे हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस जो था एक 15th सेंचुरी से जो था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा रूल किया जाने वाला देश था, स्टेट थी, प्रोविंस था, जो भी आप बोलेंगे। 1821 में ग्रीक जो था है ना, उसने अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड मांगना शुरू कर दी, है ना। इन लोगों को जो था एग्जाइल वाले ग्रीक्स और वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ लोगों का सपोर्ट था। एग्जाम्पल भी हमने देखा कि लॉर्ड बायरन इंग्लिश पोएट थे, है ना, यूरोप के, इंग्लैंड के हो गए, और भाई साहब ने जो था इनको सपोर्ट पूरी तरह से दिया, है ना, अपनी फंड इकट्ठा किया और लड़ने के लिए भी गए थे, लेकिन उनकी बुखार से मौत हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब बात होती है तो आजादी कब मिली ग्रीक को, है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। और इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या कनेक्शन है ना, इसका जुलाई रिवॉल्यूशन से क्या कनेक्शन, सॉरी। तो देखते हैं कि जुलाई रिवॉल्यूशन कौन से ईयर में हुई थी, 1830, बिल्कुल सही, जुलाई रिवॉल्यूशन हुई थी 1830 में। और 1830 के बाद में, 1830 के बाद में जुलाई रिवॉल्यूशन की वजह से यहां पर जो था, है ना, मेड इट्स स्ट्रगल रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। जैसे जुलाई रिवॉल्यूशन की खबरें यहां पर आई, तो यहां का स्ट्रगल रैपिड हो गया, तेज हो गया, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी हो गया, मजबूत भी हो गया। और इस वजह से आखिरकार 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, साइन हुई, और इस ट्रीटी के द्वारा जो था, है ना, ग्रीक जो था वो एक आजाद कंट्री बन गया। ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंस, कि ग्रीक जो था, है ना, ग्रीक्स जो लोग थे, उन लोगों को आजादी मिल गई, और ग्रीस जो एक आजाद देश बन गया। क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आंसर क्या बनता है, समझना। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, Greece was a country which was ruled by Ottoman Empire since 15th century. In 1821, Greece started struggling to make their country an independent nation. They were supported by the Greeks who were on exile, as well as Western people who had sentiments with Greek culture. People like Lord Byron, who was an English poet, raised funds and went to fight for Greeks' independence. In 1824, he died of fever. In 1830, the July Revolution made the struggle of Greeks faster and strong. In 1832, finally the Greek got its independence, and with the Treaty of Constantinople. समझ आ रही बात नहीं है, क्लियर है। 3 नंबर का क्वेश्चन भैया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।